तो फंडामेंटल राइट का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आज हम वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि हम आर्टिकल 21 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 21 के बाद आता है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। देखिए, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण या निवारक निरोध जिसे बोलते हैं। देखिए, दो तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, दो तरह से जो आरोपी हैं दो तरह से गिरफ्तार किए जाते हैं। एक तो वो आरोपी हैं जो सामान्य किसी अपराध के तहत गिरफ्तार होते हैं, जो प्यूनिटिव या सामान्य दांडिक विधि के तहत गिरफ्तार आरोपी होते हैं। लेकिन दूसरे संविधान के काफ़ी विवादास्पद धारा है जिसे निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसके तहत अपराधी गिरफ्तार होते हैं और इसका वर्णन संविधान के 22(4) से लेकर 22(7) तक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 22 खंड 4 आर्टिकल 22 क्लॉज 4 के अंतर्गत दिया गया है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन धारा है, देखिए, स्टेट का जो उत्तरदायित्व है, राज्य की जो जिम्मेदारी है, वो अपराध को न केवल घटित होने के बाद अपराधी को सज़ा देना है, बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोकना भी है। तो अपराध होने से पहले ही उसे रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा कानून लाया गया है। यानी किसी व्यक्ति को इसलिए डिटेंशन में लेना, इसलिए गिरफ्तार करना ताकि क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके, क्राइम की रोकथाम की जा सके, इसलिए आर्टिकल 22 क्लॉज 4 रखा गया है। तो जैसा वर्णन इस प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध जैसे क्लॉज का भारत के संविधान में है, दुनिया के किसी भी संविधान में इस तरह के क्लॉज का वर्णन नहीं है। ये भारत के संविधान की विशेषता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बनाने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की समवर्ती सूची में है। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल भी, यानी पार्लियामेंट भी और विधानसभा भी, दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कानून बना सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक बहुत खतरनाक कानून है और ऐसा कहा जाता है कि अगर अपराधियों के ऊपर ये लग जाएगा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है अपराधी की, अगर एक बार वो कानून लग गया। उस कानून का नाम है मकोका कानून का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। इसी तर्ज पर एक कानून उत्तर प्रदेश में लाने की चर्चा चल रही है जिसका नाम होगा यूपी कोका, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी गैंग बना करके वारदात करना। यानी जो भाई लोग हैं अपना गैंग बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और समूह में वारदात करना, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध। तो इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र में मकोका है, तो यूपी में इसी तर्ज पर यूपी कोका लाने की तैयारी है। तो इस बात से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, इसको बनाने का राइट सेंटर को भी है, यानी पार्लियामेंट को भी है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी है, राज्य विधानमंडलों को भी है। तो निवारक निरोध जैसी धारा कहीं नहीं है। वैसे तो अगर नॉर्मली किसी आरोपी को, किसी मुलजिम को जिस पर आरोप है, एलिज्ड पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो उसे 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। ये कानून है। अब अगर आज किसी को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के भीतर इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर कहीं दूर से पकड़ा है और यात्रा का जो टाइम है, जर्नी का जो टाइम है, वो 24 से ज़्यादा लग रहा है, तो जर्नी का टाइम शामिल नहीं होता है। तो जर्नी के टाइम को छोड़ करके 24 घंटे काउंट किए जाते हैं। दूसरा, उसे राइट ये होता है कि अपना मनपसंद वकील कर सकता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध धारा के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, तब उसे इस तरह के क्लोज नहीं मिलते। 24 घंटे के भीतर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। तब उसे 3 महीने तक सुरक्षा एजेंसियां सेवा पानी में रख सकती हैं, अपनी कस्टडी में रख सकती हैं, और 3 महीने के बाद भी रख सकती हैं। तो 3 महीना अधिकतम प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि है, 3 महीना। अगर 3 महीने से अधिक रखना हो तो 3 महीने से अधिक भी रख सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, और अगर वो कमेटी अपनी सिफारिशें दे देती है तो 3 महीने से अधिक भी उसे पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति को रखा जा सकता है, जिसे निवारक निरोध धारा यानी 22 खंड 4 यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की क्लॉज के तहत जिसे अरेस्ट किया गया हो। तो 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा रखने के लिए 2 कंडीशंस हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 2 कंडीशंस कौन सी हैं? एक तो हाई कोर्ट के जज का सलाहकार बोर्ड हो, एडवाइजरी, जैसा मैंने भी बताया कि एक कमेटी हो, और दूसरा ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बनाया हो। जैसे ऐसा कानून है, एक बेहद खतरनाक कानून इस समय है देश में, जिसे यूएपीए कहा जाता है,
यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 67 में एक कानून बना था। तो इस समय अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सबसे खतरनाक कानून कौन सा है, तो यूएपीए है, अनडाउटेड, नो डाउट, ये सबसे खतरनाक कानून है। तो अगर यूएपीए के तहत कोई गिरफ्तार होता है तो उसे 3 महीने तो रखा ही जा सकता है, इससे ज़्यादा समय तक भी पुलिस कस्टडी में उसे रखा जा सकता है। तो ये 22 खंड 4 है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को लेकर समय समय पर अनेक कानून संसद ने बनाए हैं। जैसे जब लालू यादव, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिस समय वो अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तो उस समय एक कानून उनके ऊपर लगाया गया था, इंदिरा सरकार के द्वारा एक कानून बना था, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और ये संयोग की बात थी कि जिस समय लालू यादव जेल में थे तो उसी समय उनके यहाँ एक संतान ने, एक बेटी ने जन्म लिया, और क्योंकि लालू यादव के ऊपर मीसा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी तो उन्होंने बेटी का नाम मीसा ही रख दिया, और उस बेटी को आज मीसा भारती के नाम से सभी जानते हैं। तो मीसा जो है ये किसी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है इसका, बल्कि मीसा कानून उस समय था जो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून था। इसी तरह जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जो आर्थिक अपराध हैं, आर्थिक अपराधों जैसे जाली मुद्रा चलाना, नकली मुद्रा छापना, है ना, जो काउंटरफीट करेंसी है, तो इससे निपटने के लिए एक बहुत अच्छा कानून है कॉफेपोसा। ये इतना खतरनाक कानून है कि रासुका के इक्विवेलेंट है, एनएसए यानी रासुका, ये रासुका के बराबर है। इसी तरह जो रासुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये देश की एकता, अखंडता को अगर कोई खतरे में डालेगा, देश की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सॉवरेंटी को अगर खतरा होगा, या अगर कोई कास्ट और कम्युनल लाइन पर देश में डिवीजन करेगा या भड़काएगा सांप्रदायिकता को, जातिवाद को, तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई बन सकती है। जैसे अभी निकट अतीत में आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उभरते हुए दलित नेता हैं श्री चंद्रशेखर उर्फ रावण, तो उन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने जातिवाद को भड़काया। तो ये जातिवाद और सांप्रदायिकता दोनों की स्थितियों में रासुका लगाया जा सकता है। तो रासुका एक बहुत खतरनाक कानून है, एनएसए। और एनएसए जो है ये कब लाया गया था? 1980 में। आतंकवाद से निपटने के लिए भी 85 में कानून आया था, टाडा, टेररिज्म एंड एंटी डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, जिसमें संजय दत्त को भी जेल हुई थी और राइफल रखने के आरोप में, और बाद में फिर 3.5 साल की सज़ा भी संजय दत्त को की गई थी। तो टाडा जो है ये कानून था। हालांकि टाडा का दुरुपयोग भी हुआ, राजनीतिक दुरुपयोग होते हैं कानूनों के, तो 95 में फिर टाडा को समाप्त कर दिया गया। फिर आतंकवाद से निपटने के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे तो उस समय कानून लाया गया, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट, पोटा, 2002 में। और उस समय आपको याद होगा कि जॉइंट सेशन हुआ था, संयुक्त अधिवेशन हुआ था। आप ये जानते हो, हमने पढ़ा है कि संसद के दोनों सदनों को अगर साधारण विधेयक के संदर्भ में कोई मतभेद हो जाए तो आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रावधान करता है कि संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। तो जॉइंट सेशन बुलाया गया था और 2002 में ये पोटा कानून लेकर आई थी वाजपेयी सरकार। हालांकि बाद में इसे भी समाप्त कर दिया गया। तो इस समय अगर क्वेश्चन ये होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे खतरनाक कानून कौन सा है आतंकवाद से निपटने के लिए आज की डेट में, तो वह है यूएपीए। यूएपीए इस समय कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर लगा हुआ है और काफ़ी विवादास्पद ये कानून इस समय बना हुआ है। लेकिन नो डाउट इस समय आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध जो स्टेट के हाथ में जो सबसे बड़ा हथियार है कानून के रूप में, वो है यूएपीए। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। 1967 में एक कानून लाया गया था, 67 में, और अभी इसको और अधिक कठोर बना दिया गया है, और अधिक कठोर बना दिया गया है। तो ये हमने चर्चा किया आर्टिकल 22 की, और आर्टिकल 22 के खंड 4 में दिए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नज़रबंदी कानून की। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट 2 आर्टिकल अभी हमें पढ़ने हैं, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। देखिए आर्टिकल 23 का क्लॉज 1, 23 खंड 1 का जो स्टेटमेंट है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो कहता है कि मानवीय दुर्व्यापार और बेगार, इन दोनों के विरुद्ध प्रोटेक्शन मिलेगा, इन दोनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। मानवीय दुर्व्यापार यानी
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बेगार कहते हैं बिना पैसा दिए, बिना मजदूरी दिहाड़ी दिए किसी से काम कराना, मजदूरी कराना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है जैसे महिलाओं का अनैतिक व्यापार या बच्चों का अनैतिक व्यापार, इमोरल ट्रैफिकिंग है ना। भारत में आप जानते हैं कि ऐसे आंकड़े हैं, बेहद डरावने आंकड़े हैं कि लाखों महिलाएं भारत में खरीद फरोख्त की जाती है, आज भी बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है, उनके शरीर के अंगों का कारोबार है जो निकाल कर बेच दिए जाते हैं। तो ऐसे जघन्यतम अपराधों से निपटने के लिए आर्टिकल 23 क्लॉज 1 रखा गया है, और जो मानवीय दुर्व्यापार और बेगार है उस पर बैन लगाया गया। तो बेगार का मतलब फोर्स्ड लेबर को बैन किया गया है, बलात् श्रम प्रतिबंधित किया गया है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जबरन किसी से मेहनत मजदूरी नहीं कराई जा सकती। उधर आप ये जानते हो कि जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो जो आर्टिकल 35 है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, ये 35 आर्टिकल कुछ और नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट को राइट देता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए आपराधिक कानून बना सकती है। यानी किसी भी मूल अधिकार की अवहेलना होने पर उसके लिए दंड का, सजा का प्रावधान कर सकती है संसद। तो आर्टिकल 35 को लेकर के पार्लियामेंट ने 2 दांडिक विधियां बनाई हैं, 2 प्यूनिटिव लॉज बनाए हैं, 2 ऐसे कानून, 2 आर्टिकल्स को लेकर कानून बनाए हैं कि अगर उनकी अवहेलना होगी, उनका वायोलेशन होगा तो सजा मिलेगी। एक तो आर्टिकल 17 हमने पढ़ा था, आप याद करिए। आर्टिकल 17 क्या था? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निवारण। अस्पृश्यता यानी हमने पढ़ा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने उन जातियों को जिन्हें चांडाल और दस्यु कहा गया, उन्हें कभी भी दलित और हरिजन नहीं कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अस्पृश्य कहा, अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स और अनटचेबिलिटी को देश से समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल एक्टिविटी रखा गया उसको। आर्टिकल 35 ने वहाँ सजा का प्रावधान किया। SC/ST एक्ट 1989 में बना था, ये सब हमने पढ़ा था। दूसरा आर्टिकल है 23, आर्टिकल 23, जिसमें मानवीय दुर्व्यापार है। यानी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी या फोर्स्ड लेबर होगा, यानी जबरन किसी से कोई काम कराएगा, तो उसे भी सजा दी जाएगी। आर्टिकल 35 ने क्रिमिनल एक्ट इसके लिए भी बनाया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे 2 फंडामेंटल राइट हैं जिनको लेकर आर्टिकल 35 ने जिनको क्रिमिनल एक्टिविटी डिक्लेयर किया है, तो 17 यानी अनटचेबिलिटी वाला, अस्पृश्यता वाला, और 23 यानी फोर्स्ड लेबर वाला। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, अनटचेबिलिटी के बाद ये दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर आर्टिकल 35, और ये दोनों के खिलाफ है। यानी स्टेट भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर स्टेट ऐसा करेगा तो भी किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिलेगा। स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, स्टेट का मतलब मोटे तौर पर सरकार। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करेगा तो उसके विरुद्ध भी पीड़ित व्यक्ति को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, पूरा संरक्षण मिलेगा। तो इस संदर्भ में 2 कानून यहाँ देख लीजिए। एक तो बॉन्डेड लेबर इरेडिकेशन एक्ट था 76 में, यानी बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कानून आया था सन 76 में। देखो ये क्वेश्चन है आपके, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन उठाया गया आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, PCS से लेकर और जो बाकी टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, कि जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम था ये कब लाया गया? तो 76 में लाया गया था। और किस आर्टिकल के आलोक में लाया गया, किस अनुच्छेद के बैकग्राउंड में लाया गया? 23 क्लॉज 1 के। दूसरा, जो महिलाओं और बच्चों का जो इमोरल ट्रैफिकिंग है, अनैतिक व्यापार है, इसको ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया 86 में। तो महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, यानी वीमेन एंड चिल्ड्रन इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1986। तो ये 2 कानून हैं आर्टिकल 23 के संदर्भ में। हमने पढ़ा था कि भारत में जो कानून की व्यवस्था है, ये वादी और प्रतिवादी व्यवस्था है भारत में। वादी प्रतिवादी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति मुकदमा करने वाला और दूसरा उस मुकदमे को फेस करने वाला। तो हमारे एग्ज़ाम्स में केस यानी मुकदमे यानी वादों को पूछने की परंपरा है कि कौन सा वाद किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस वाद में क्या प्रावधान है। तो इसी संदर्भ में एक प्रमुख 1-2 केस हैं जिन्हें आप देख लीजिए। एक केस है दीना बनाम भारत संघ, 1983 का ये मुकदमा है। यानी दीना वादी है और भारत सरकार प्रतिवादी है। इसमें कहा गया था कि अगर जेल में बंद कैदी हैं तो जेल में बंद कैदियों को भी अगर उनसे कोई मेहनत मजदूरी ली जाती है, कोई लेबर उनसे कराई जाती है, तो उन्हें उचित मजदूरी दिए जाने का अधिकार है। और अगर उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाएगी तो आर्टिकल 23 का वायलेशन माना जाएगा। ये क्लियर बोला,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दीना बनाम भारत संघ में, तो दीना बनाम भारत संघ 1983 का केस किससे रिलेट हो गया? 23 से। इसी तरह एक और इसी संदर्भ में इसी टाइप का केस है नीरजा चौधरी बनाम एमपी। नीरजा चौधरी बनाम एमपी 1984 का केस है और इसमें ये कहा गया कि सरकार का काम, स्टेट का काम केवल जो बंधुआ मजदूरी है, जो ज़बरदस्ती किसी से मेहनत मजदूरी बॉन्डेड लेबर कराना है, सिर्फ उसे रोकना ही नहीं है सरकार का काम, बल्कि सरकार का काम ये भी है कि सरकार इन जो मजदूर इस तरह से सरकार छुड़ाएगी, ज़बरदस्ती अगर किसी से मेहनत दिहाड़ी मजदूरी कराई जा रही होगी तो उनको सरकार रिहेबिलिटेट भी करेगी, पुनर्वास भी करेगी। यानी केवल उन्हें मेहनत मजदूरी से ज़बरदस्ती अगर कराई जा रही है उससे बचाना भी सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बचाने के बाद उन्हें कहीं बसाना भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा इसलिए कहा कोर्ट ने नीरजा चौधरी के केस में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा उत्पीड़न का शिकार हो जाएं, कहीं दोबारा से शोषण का शिकार ना हो जाएं। इसलिए कहा कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इनको रिहेबिलिटेट करे, इन्हें बसाए, कहीं भी इन्हें प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इनका करे। तो ये आर्टिकल 23 और 24 को हमने डिटेल में हमने समझने का प्रयास किया। आर्टिकल 24 या आर्टिकल 23 हमने समझा। नेक्स्ट आर्टिकल 24 की तरफ हम चल रहे हैं। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। देखिए, बच्चों का काम है शिक्षा लेना। आर्टिकल 21A के तहत ये कानून है कि देश में 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये आर्टिकल 21A है, फंडामेंटल राइट है, सबको शिक्षा मिलेगी। तो 24 ये बोलता है कि बच्चों को किसी भी रोज़गार में नहीं लगाया जा सकता, विशेष तौर से जोखिम भरे यानी रिस्की जो रोज़गार हैं जिसमें उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। स्टील के कारखानों में, लकड़ी के कारखानों में, होटल में, ढाबों पर, जहां उनका बचपन और उनका जीवन छीन लिया जाए, तो बच्चों को उनके बचपन नहीं छीना जा सकता बच्चों से। तो जोखिम भरे कारखानों में नहीं लगाया जा सकता 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। और इसके लिए कई कानून हैं, जैसे इंडियन फैक्ट्री एक्ट है 1948 वाला, भारतीय कारखाना अधिनियम। अगर कोई बच्चा किसी भी होटल में, ढाबे में, किसी फैक्ट्री में, कंपनी में जिसकी एज 14 साल से कम है, अगर वो काम करता मिलेगा तो कानून अपना काम करेगा और उस पर उस एम्प्लॉयर पर, यानी जिसने उसे रखा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरह खानों में, यानी माइंस जो होती हैं, तो जो खान होती है, माइंस होती है, उसमें भी किसी को नहीं लगाया जा सकता, किसी बच्चे को नहीं लगाया जा सकता 14 साल से कम उम्र के। इस संदर्भ में कानून है माइंस एक्ट 1952। इसी तरह शिशु अधिनियम है 1966 और बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये प्रावधान करता है। देखो, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट यानी बाल श्रम प्रतिबंधित अधिनियम आया था 1986 में। 10 अक्टूबर 2006 को इस कानून में अमेंडमेंट किया गया, इस कानून में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर ये कानून किसी के ऊपर लगेगा, यानी अगर किसी इस तरह का कोई ओनर है, कोई फैक्ट्री ओनर है, कोई होटल या ढाबा का ओनर है, अगर वो बच्चों को इस तरह लगा रहा है तो ये कानून काम करेगा, जिसमें 3 महीने से लेकर और 1 साल तक की जेल होगी और 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना यानी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो ये सारे प्रावधान हमने आर्टिकल 23 और 24 के काफ़ी विस्तार से पढ़े। होपफुली आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अब हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं जो रिलीजन से रिलेटेड है। देखो, धार्मिक आज़ादी भारत का संविधान देता है और धार्मिक आज़ादी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।